हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। ग्लांस एकेडमी के द्वारा यूपी पीसीएस प्री 2023 को टारगेट करते हुए घटना चक्र 2022 की कंप्लीट सीरीज शुरू की गई है, जिसमें साइंस की सीरीज ऑलरेडी शुरू की जा चुकी है और वहीं भारतीय इतिहास के भी एक लेक्चर हो चुका है और आज ये है दूसरा लेक्चर। आप देखेंगे इसमें 1990 से 2022 तक के सभी एग्जाम्स में, साथ ही साथ यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के भी प्रश्न शामिल किए गए। तो हमने शुरू किया है भारतीय इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री, उसका एक लेक्चर डाला जा चुका है और आज हम सेकंड लेक्चर में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के जो बचे हुए एमसीक्यूज प्रश्न थे, आज हम उस पर चर्चा करेंगे और फिर अगली क्लास भी हम शुरू करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर ही साइंस की फिजिक्स सेगमेंट को शुरू किया गया है, जो घटना चक्र में सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि रोल प्ले करती है आपके एग्जाम्स में भी। तो शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास को। मेरे दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 20 को कंप्लीट कर लिया था और अब हम आज करेंगे 21 से इसके पूरे 56 क्वेश्चन तक। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था? ये आपके यूपी पीसीएस प्री 1994 में प्रश्न पूछा गया था। इस समय भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन देता था वे अपनी उसकी सेवा लग जाते थे। और उपयुक्त तीनों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि भारतीय सेना जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता इसीलिए हो रही थी क्योंकि भारतीय लगातार अपनी जो है कि अच्छा वेतन मिलने पे अपनी सेवा देने लगते थे, आधुनिक हथियार नहीं थे, ये सारे कारण थे। अगर हम देखेंगे इसमें कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में तीनों ही कारण उपसहायक थे। 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, जिसका नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो ये थी आपकी कंपनी का नाम। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कंपनियों में किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? लिवेंट कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज या ओरिएंटिस्ट कंपनी? और ये यूपी पीसीएस आरआई जो 2014 है री एग्ज़ाम का, तो उसमें आप देखेंगे कि ये पूछा गया, तो लिवेंट कंपनी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन हो जाएगा इसका? लिवेंट कंपनी। देखते हैं, लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से व्यापार में भारत में व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हुआ। 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसी कंपनी को जो है कि समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया। 1702 में इसे न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। तो आपको पता चला कि 1593 में लिवेंट कंपनी को ही पहले मिल जाता है। अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? क्योंकि 1599 में जो है कि उसका गठन हो रहा था, तो उस समय भारत में अकबर का शासनकाल चलता था। और यह प्रश्न यूपी पीसीएस में 2 बार पूछा गया, 2012 और 2004। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम 24 को देखते हैं, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो भाई भारत में जो है कि अगर आप देखेंगे तो जहांगीर के समय स्थापित किया गया था। पहला 1611 मसूलीपट्टनम, दूसरा 1613 सूरत। और अब ये दोनों ही कारखाने जहांगीर के समय खोले गए थे और ये आईएएस में पूछे गए प्रश्न है। ये किस में पूछे गए प्रश्न है? आईएएस में। आप यहाँ देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में सबसे पहला कारखाना मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम का अस्थायी कारखाना और 1613 में सूरत में स्थापित किया था एक दूसरा कारखाना। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत। सही जवाब हो जाएगा सूरत। बीपीएससी का ये प्रश्न है। आइए देखते हैं हम इसके बारे में। कैप्टन विलियम हॉकिंस ने सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचते हैं, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना अनुमति पाने में वो सफल नहीं होते हैं। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा, मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने में अनुमति पाने में सफल हो गया। थॉमस बेस्ट के द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया, क्योंकि जो थॉमस बेस्ट थे यही स्वाली का युद्ध हराते हैं पुर्तगालियों को। और उसके उपरांत अंग्रेज़ों ने सूरत में 1613 में एक स्थायी फैक्ट्री स्थापित की और यहाँ से अंग्रेज़ों ने अपने व्यापार को देश में दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित करने में सफल होते हैं। अगला प्रश्न है आपसे,
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? 17वीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया मतलब 17वीं सदी में। तो ये पूछा जा रहा है 17वीं सदी में, तो ये भरूच, चिकाकोल और त्रिचिलोपल्ली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन कि केवल भरूच में इनकी कंपनी जो है कि इस्टेब्लिश थी। और ये IAS प्री 2021 का ये प्रश्न है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांत यानी कि 1625 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद, आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। अगला प्रश्न आप देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? पुणे, गोवा, पौंडीचेरी, सूरत। वैसे देखा है तो 1611 में होती है, लेकिन ऑप्शन में मसूलीपट्टनम नहीं है, तो हम 1613 वाले को लेंगे, सूरत। तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट, सूरत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? अभी हमने पढ़ा था थॉमस बेस्ट, तो थॉमस बेस्ट ने इनको हराया था यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने। आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले 1613 में जो है कि किसने स्थापित किया था? अंग्रेजों ने। 1616 में डचों ने स्थापित किया और 1668 में फ्रांसीसियों ने स्थापित किया था सूरत में जो है कि। तो कब किया? डचों ने 1616 में किया था, अंग्रेजों ने 1613 में और फ्रांसीसियों ने 1668 में जो है कि स्थापित किया था। आप यहाँ एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि 1613 में सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की 1613 में जहांगीर के समय में स्थापित की गई थी। वहीं डचों ने 1616 में की थी और फ्रांसीसियों ने 1668 में की थी। अगर हम बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना खोला था, फिर 1613 में सूरत खोला था। और जबकि फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? 1618 सूरत में खोला था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? सही जवाब हो जाएगा सूरत। घटना चक्र की एक खास बात क्या है दोस्तों कि एक ही प्रश्न जहाँ जहाँ भी आया होता है उसको ये रखती है ताकि आप बार बार उस प्रश्न को करें और आपका वो प्रश्न तैयार हो जाए। रिपीटेशन बहुत मिलेगा आपको, आप फिर कहेंगे नहीं कि हाँ ये क्वेश्चन दोबारा मेरा कहीं गलत होगा। अगर एक बार गलत होता है तो दोबारा प्रश्न मिलेगा आपको रिपीटेशन में और आप वहाँ सही कर सकते हैं इस प्रश्न को। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पर थी? वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी। सही जवाब हो जाएगा सूरत। MPPCS का ये प्रश्न पूछा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया और बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दी जब 1668 में बॉम्बे जो है कि इन्हें दहेज में मिला था पुर्तगालियों से, रानी ब्रिगेंजा के साथ जब विवाह हुआ था चार्ल्स द्वितीय का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया? भाई डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिश से, पुर्तगालियों से। तो अभी मैंने बताया कि पुर्तगालियों से लिया था और पहले लेक्चर में हमने बहुत डिटेल से इसको समझा है। जिन दोस्तों ने अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहला लेक्चर ज़रूर देख लें इसका। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा से होता है। चार्ल्स ने पुर्तगालियों द्वारा बम्बई जो उपहार स्वरूप प्रदान किया था उसे 10 पाउंड वार्षिक किराए पे 1668 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था? पहले तो आपको ये बताना कमेंट बॉक्स में कि प्रयागराज में जो किला बनाया था वो किस मुगल शासक ने बनाया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही जवाब होगा इस प्रश्न का 1790, 1792, 1796, 1797। तो अंग्रेजों ने प्रयागराज यानी इलाहाबाद के किले पर 1797 में कब्जा किया था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ऑंगियर या सर जॉन गेयर, सर जॉन चाइल्ड या सर निकोलस वेट। तो सही जवाब हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड। क्यों किया था? क्योंकि इन्होंने पश्चिमी तट पर हज यात्रियों को बंदी बना लिया था और हज नहीं जाने दिया था, इसलिए औरंगजेब ने इन्हें सर जॉन चाइल्ड को देश से निकालने की बात कर ली थी। जैसे यहाँ पढ़ेंगे कि अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों को घेर लिया, मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा, अंततः उससे माफ़ी मांगनी पड़ी।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में प्रतिद्वंदिता या ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग? तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक की राजगद्दी का मामला या अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिग्रहण। तो ध्यान दीजिएगा, तात्कालिक प्रश्न पूछा गया, तात्कालिक कारण। जो ऑस्ट्रिया का युद्ध था वो तो 1740 से लगातार चल रहा था, तो भारत में 1746 में हो रहा है पहला कर्नाटक वॉर, यानी 6 साल बाद ऐसा कोई कारण होगा जिसकी वजह से ये आग और भड़क जाती है। तो डी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्नाटक का जो पहला वॉर हुआ वो 1746 से 48 तक हुआ, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की वजह से, जो कि 1740 में प्रारंभ हो गया था। लेकिन गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल, अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया, क्योंकि अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया गया, जो युद्ध का तात्कालिक कारण हो गया। कर्नाटक युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? अंग्रेज और डच, अंग्रेज फ्रांसीसी, अंग्रेज मराठे, हैदर अली और मराठे। सही जवाब हो जाएगा अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। अगला प्रश्न है आपका, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड क्या कहती है? प्रथम कर्नाटक वॉर, तृतीय कर्नाटक वॉर, द्वितीय कर्नाटक वॉर और प्रथम मैसूर युद्ध। तो यहाँ पर ये संधियाँ हैं जिनको मैच कराना है आपको। तो देखिए, पहला कर्नाटक युद्ध जो है कि एक्सला सापेल की संधि से समाप्त होता है, तीसरा कर्नाटक युद्ध, दूसरा और प्रथम मैसूर युद्ध। अगर हम बात करें, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, आइए हम लोग कूट में देख लेते हैं यहाँ से। चलिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो है कि एक्सला सापेल संधि से होता है। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो है कि अनिर्णायक युद्ध रह जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। पहला जो कर्नाटक युद्ध था ये तो था एक्सला सापेल से, और तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस संधि से अंत हो जाता है। यहाँ पे किससे हो जाता है? पेरिस संधि से अंत। और दूसरा जो कर्नाटक युद्ध था इसमें ब्रिटिश की हार हो जाती है, और प्रथम मैसूर युद्ध जो कि अनिर्णायक हो गया था, जो एक तरीके से पूरी तरीके से अनिर्णायक ही मान लिया गया था, लेकिन मद्रास की संधि से ये आगे बढ़ती है बात। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देख लेते हैं हम, इसको देखते हैं। पहला कर्नाटक युद्ध एक्सला सापेल की संधि से अंत हुआ, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत, दूसरा कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा, और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार से रहा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, क्या कह रहा है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48, ये बिल्कुल सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52, यही गलत है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1758 से 63 है। अगला एक और ऑप्शन होगा, लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध था वो 1750 से 52 बिल्कुल नहीं लड़ा गया था। हम आगे पढ़ लेंगे इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से 48, दूसरा 49 से 54, तीसरा 58 से 63, और पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो 1761 में हुआ था। और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो है कि कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था, इसलिए इसको आंग्ल कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? आंग्ल कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम, क्या देखते हैं हम? क्वेश्चन नंबर हम 39 देखते हैं। कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ कर दी थी? क्लाइव, अल्बुकर्क, डुप्ले, वॉरेन हेस्टिंग। सही जवाब हो जाएगा इसका डुप्ले। और आप देख सकते हैं ये आईएएस प्रीलिम्स 1996 में ये प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया, जिसको हम सहायक संधि के रूप में भी जानते हैं। पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। तो ये था इस तरीके से डुप्ले के द्वारा जो नीति बनाई गई थी उसका प्रयोग फिर बाद में अंग्रेजों ने किया आगे चल के। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ पे लगाया? तो फ्रांसीसियों की बात करेंगे तो इन्होंने सबसे पहले सूरत में लगाया था, 1668 ईस्वी में लगाया था। आगे देखते हैं,
लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट के द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जिसको कंपनी देस इंदेस ओरिएंटलेस कहा जाता है। और 1668 में इन्होंने सूरत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना इस्टेब्लिश किया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में, 13वें के, 15वें या 16वें के शासनकाल में। तो अभी आपने देखा कि लुई 14वें के शासनकाल में इसकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, क्या कहता है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? रिश्लू को, मजारे या कॉलबर्ट या फ्रैंको मार्टिन? तो 1667 में भारत में कॉलबर्ट आते हैं और 1668 में जो है कि इस्टेब्लिशमेंट करते हैं पहली कोठी का। बंगाल में निम्नलिखित में से कारखाना डचों ने स्थापित किया? बंदल, हुगली, चिंसुरा, श्रीरामपुर। तो देखिए चिंसुरा में भी था और हुगली में भी था, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन जो है कि दो दो आ गए थे। जबकि आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा भी है कि हुगली से पुर्तगाली तो निकल गए थे लेकिन डच नहीं निकले थे। अगर हम देखेंगे कि 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर भी स्थापित हो चुकी थी। और साथ ही साथ 1656 के बाद ही जो है कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि 1656 के बाद ही हुगली के ही एक गांव चिंसुरा में भी इनकी 1653 में स्थापित डचों की फैक्ट्री पहले से ही बनी हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1601, 1632, 1774, 1651? सही जवाब हो जाएगा 1632। 1632 में इन्होंने पटना में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम पढ़ते हैं। बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित होकर डचों ने 1615 और 1629 में का सफल प्रयास तो किया, यद्यपि बंगाल में व्यापार के सुअवसर उन्हें 1632 में प्राप्त हुए, जब उन्होंने 1632 में क्या किया? 1632 में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना से संबंधित कोई स्रोत या प्रामाणिकता की कसौटी स्पष्ट नहीं मिलती है, लेकिन 1638 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधित तथ्य प्रस्तुत किए ओम प्रकाश ने, और यह मान लिया गया कि ये उसी वर्ष बंद भी हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, तो क्यों? क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, ये बात सही है। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे? ऐसा नहीं है। टीपू सुल्तान और हैदर अली तो बिल्कुल पसंद करते थे। पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था? ये भी नहीं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेज की फौज जो थी वो ज़्यादा शक्तिशाली थी। तो फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण था उनकी कमजोर नौसेना। वॉल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जलशक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं बचा, और दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना भी थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने, अगला प्रश्न है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किन यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय बाजार में या व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली? तो उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम निर्धारित करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। तो अब आप कूट से देख सकते हैं कि सबसे पहले तो पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। तो 4, 2, 1, 3। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4, 2, 1, 3। ऑप्शन इज बी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। क्या है अगला प्रश्न? आप देखिए यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित सूचियों का अंत बताइए जो है कि, तो पौंडीचेरी, गोवा, ट्रांकोबार और मद्रास, ये सद्रास नहीं होची, मद्रास होगा। तो अब यहाँ पर इनका केंद्र पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? केंद्र। तो यहाँ देखिए आप, पौंडीचेरी का जो रहेगा वो तो रहेगा फ्रेंच, फिर उसके बाद गोवा की बात करेंगे तो ये पुर्तगीजियों के पास रहता है, पुर्तगालियों के पास। ट्रांकेबार की बात करेंगे तो डेनिस के पास रहेगा, और मद्रास की बात करेंगे तो ये डचों के पास रहेगा। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा इस ए करेक्ट। यहाँ देखिए पौंडीचेरी फ्रांस, गोवा पुर्तगीज, ट्रांकेबार डेनिस और मद्रास या सद्रास डच हो जाएगा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम मिलता था। बिहार, बंगाल, गुजरात, मद्रास। सही जवाब हो जाएगा बिहार। बिहार से जो है कि इनको सर्वोत्तम स्तर का
जो अफीम और सोरा प्राप्त होता था। यहाँ भी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार, गुजरात, दक्षिण भारत, असम। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा बिहार। ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? स्वतंत्रता से पहले सबसे अंत में जो आए थे, डच, इंग्लिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो हमने सबसे पहले बताया कि पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी सबसे लास्ट में जो है कि भारत में प्रवेश करते हैं व्यापार के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 को। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें कि डचों ने भी लगभग हर जगह जो है कि इस्टेब्लिश कर लिया था। तो उपयुक्त सभी इज करेक्ट आंसर। और यूपीपीसीएस प्री 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि डचों के द्वारा नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना यहाँ अपने सेंटर इस्टेब्लिश किए गए थे। अगला प्रश्न है, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग और तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। अंग्रेजों की भारत को कौन सी देन थी इनमें से? तो सही जवाब हो जाएगा कोई भी नहीं, क्योंकि मृदा के स्वरूप और उनके उपज के आधार पे जो मूल्यांकन होता था वो हमारे यहाँ पहले से ही चला आ रहा था, जिसका नाम है मिडवल हिस्ट्री में आपको कमेंट करके बताना है। युद्ध में चलती फिरती तोपें, ये बाबर के समय से ही था। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, ये भी सब जो है कि भारत की प्राचीन सभ्यता से है। तो इसलिए यहाँ पे कोई नहीं मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं, मृदा के स्वरूप और उपज के आधार पर भूमि राजस्व का जो मूल्यांकन था सबसे पहले शेरशाह सूरी करते हैं, फिर अकबर भी करते हैं। वहीं तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी। चलती फिरती तोप तो जो है मुगल में बाबर के समय आती है और अकबर के समय में भी आती है। तो आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने इनमें से कोई भी हमें मतलब अपनी योगदान नहीं दिया। और यहाँ पे हम देखेंगे, ये अब इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? वॉरेन हेस्टिंग्स, टीबी मैकाले, लॉर्ड क्लाइव, हेनरी डुंडास। तो सही जवाब हो जाएगा टीबी मैकाले। मैकाले ने इस चीज़ को कहा था कि पूरी की पूरी कंपनी ही एक असंगति है। और ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो ये था दोस्तों आपको यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित पूरी 2 स्लाइड, जिसमें पहली वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है और आपने अगर वो ना देखी हो तो वो भी देख लीजिएगा। ये था दूसरी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस सारी वीडियो को देखते रहिए। साथ में साइंस की भी घटना चक्र शुरू की गई है, उसे भी देखते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।